हाँ बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 हमारे आसपास के द्रव्य के बारे में पढ़ाऊंगी। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य 3 फॉर्म में ही पाए जाते हैं, 3 अवस्था में, या तो ठोस अवस्था में, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में। अब इस चैप्टर से मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लेके यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं, वो आप पहले आपको उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो पहला है, सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों से मिलकर बने हैं। रासायनिक तत्वों से मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। अच्छा, रासायनिक तत्व द्रव्य का मूल रूप है। द्रव्य, फिर वही बात आ गई, ठोस, द्रव, गैस, ये भी किससे मिलकर बने हैं? तत्वों से। ठीक है, रासायनिक तत्व द्रव का मूल रूप है, यानी कि तत्वों से मिलकर द्रव्य भी बने हैं। द्रव्य और द्रव में फर्क होता है। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सब आते हैं, और द्रव अकेले ही लिक्विड उसको कहते हैं। अच्छा, तत्व समान परमाणुओं वाले परमाणु से मिलकर बना होता है। जब समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और फिर तत्व बनाते हैं, तो समान प्रकार के जब परमाणु मिलकर संयोग करते हैं और जो कुछ बनाते हैं, तो वो क्या होता है, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, ठीक है, चाहे गैस हो या कोई धातु हो, तो वो तत्व कहलाते हैं। समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी तक कुल 118 यानी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें कि 90 जो तत्व है वो प्रकृति से प्राप्त हुए नेचुरली, और 28 यानी बाकी जो है 118 में से 90 जो नेचुरल रूप में प्राप्त हुए, प्रकृति से प्राप्त हुए कहीं से भी, और जो बाकी है यानी कितने बचे 28, वो नाभिकीय क्रियाओं द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए। तो कुल मिला के 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसको हम आगे अभी आवर्त सारणी में पढ़ेंगे। अब ब्रह्मांड का 99% जो है 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। अभी आवर्त सारणी में आप देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2। लेकिन प्रकृति में जो 99% जो है ब्रह्मांड का, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, वो 99% जो हिस्सा है वो इन्हीं दोनों का मिलकर ही, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, जिसमें कि 92% हाइड्रोजन है और 7% हीलियम पाई जाती है, और बाकी जो बचा वो पूरे ब्रह्मांड का 1% जो है वो बाकी तत्व उसमें इंक्लूडेड हैं। सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम मिलके पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम उनका ही 99% है। परसेंट यानी 100 में से 99, तो 1% बाकी सारे तत्व हैं। और कुल है कितने तत्व? 118। अब प्रकृति रूप में पाए जाने वाले सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर पृथ्वी के परत का 3/4 भाग बनाते हैं। और जिस सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो जो पृथ्वी की परत का 3/4 भाग यानी 3/4, यानी अगर हम पूरी पृथ्वी के 4 भाग कर दें, तो उसमें जो उसका पृथ्वी की परत के अगर हम 4 भाग कर दें, तो उसमें जो 3 भाग है वो सिर्फ सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्स में 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको मिश्रण और यौगिक के बारे में बताएंगे। हाँ, अब मिश्रण और यौगिक या हम समांगी और विषमांगी मिश्रण, इन सब के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये चार्ट समझाएंगे। इसमें सबसे पहले देखिए द्रव्य। जो द्रव्य है यानी मटेरियल, हमने क्या बताया था? ठोस, द्रव, गैस। अब जब एक तरीके के पदार्थ मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं तो वो कहलाएगा पदार्थ, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ मिलकर कोई मिश्रण बनाएंगे तो वो कहलाएगा मिश्रण। ठीक है, अब जब एक तरीके के पदार्थ हो गए, अब पदार्थ भी 2 तरीके के होते हैं, फिर से फर्दर डिवाइडेड, एक तो तत्व में और दूसरा यौगिक में। हम मिश्रण को भी कहीं ना कहीं यौगिक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि मिश्रण यौगिक में भी एक से अधिक तत्व मिलकर बने रहते हैं यौगिक, और मिश्रण भी एक से अधिक तत्व मिलकर बने रहते हैं। लेकिन यौगिक और मिश्रण में एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक समान अनुपात में मिलकर बने ही इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे कि पानी है यौगिक,
पानी हम बोलते हैं पानी को क्या, H2O, यानी कि जब दो जो है परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का होगा तभी पानी बनेगा। ये तो ये भी H और O का मिक्सचर, बट ये यौगिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित जो तत्व है वो समान अनुपात में है। अगर ऊपर नीचे कोई कम ज्यादा हो जाएगा तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा मिश्रण। अगर ऐसे मिश्रण यानी हम कोई भी पदार्थ किसी भी अनुपात में लेकर और उसको मिला दें तो वो बन जाएगा मिश्रण। कोई भी रासायनिक तत्व लेकर हम उनको अगर मिक्स कर देते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। ये तत्व से ही बने रहते हैं यौगिक और मिश्रण। अब जो मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। आपने अच्छा यहां पर मैंने पदार्थ फिर तत्व ही भी पदार्थ है, लेकिन तत्व वो पदार्थ है जिनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको अगर जैसे तत्व है, कोई भी द्रव है या वो कोई भी धातु है या अधातु, अब इसको H2O है जो अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तत्वों को अलग, तो वो तत्व कहलाए। और यही तत्व मिलकर यौगिक और मिश्रण बनाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, यानी होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें जैसे मिक्सचर यानी विलयन अगर कोई है तो उस ऐसा विलयन ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें कौन कौन से तत्व इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, वो तत्वों का पता उसको देख के नहीं चलता है। और अगर कोई मिश्रण समांगी कोई विलयन समांगी विलयन है तो अगर जल में कोई भी चीज घुली है तो क्या होगा कि उसमें घुले हुए जो पदार्थों का पता हम देखकर नहीं लगा सकते, और वो पूरी तरीके से कोई भी विलेय है तो वो विलायक में पूर्णता मतलब पूरी तरीके से घुल जाता है और उसको देखकर हम उसमें घुले हुए अवयवों का पता नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम एक गिलास में नमक घोलते हैं, एक गिलास में शक्कर घोलते हैं, तो हम देखकर नहीं बता सकते कि किसमें नमक किसमें शक्कर है या किसी में भी कुछ घुला है कि नहीं घुला है। ठीक है, क्यों? इस तरीके का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी यानी हेटेरोजेनस जो होता है वो होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें घुले हुए उसमें मिले हुए जो अवयव हैं उनको हम देखकर बता सकते हैं। इसके मतलब उसमें जो अवयव है वो पूर्णतः नहीं मिल पाते हैं। अगर कोई लिक्विड ले लें, हम विलयन ले लें, तो फिर वही है, अगर हम उस विलयन में बालू डाल दें, अगर हम पानी लें उसमें बालू डाल दें तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होती है। यानी हम उसमें जो पदार्थ घुला है, जो विलेय है, वो जो अवयव है उसको हम देख के बता सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पूर्णता उसमें अवयव जो होते हैं पूर्णता रूप से नहीं घुलते हैं और हम उनमें मौजूद अवयवों को देखकर बता सकते हैं, ऐसा मिश्रण जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। अब मैं आपको विलयन की सांद्रता के बारे में बताऊंगी। विलयन दो तरीके के होते हैं, या तो सांद्र विलयन या तो तनु विलयन। सांद्र विलयन वो होता है जो हम साधारण भाषा में जिसको कहेंगे गाढ़ा विलयन। गाढ़ा यानी कोई भी विलयन कैसे बनता है, जब हम कोई ठोस पदार्थ जिसको कि विलेय कहते हैं वो किसी द्रव में, पानी यानी कि जल या किसी और द्रव में जब हम कोई ठोस पदार्थ घोलते हैं तो वो विलयन बनता है। जो ठोस पदार्थ हम घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें जो द्रव है जिसमें कि घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। और विलायक और विलेय और विलायक मिलके विलयन बनता है। इसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में, वैसे तो एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में, एक साधारण सॉल्यूशन में विलायक की मात्रा हमेशा अधिक रहती है और विलेय की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें विलेय घोले और उसको हम घोलते रहे जब तक उसमें वो विलेय घुलना बंद ना हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। यानी कि वो कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन हो जाता है जब उसमें विलेय घुलना रुक जाए। तो आपने संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा होगा। संतृप्त विलयन वो होता है कि जब हम किसी भी विलायक में विलेय को घोलते हैं और घोलते रहे एक निश्चित मात्रा के बाद विलेय जो होता है विलायक में घुलना बंद हो जाता है, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत अधिक फिर हो जाएगा
तो जिसमें कि बहुत ही गाढ़ा सोल्यूशन जो बन जाएगा, ऐसा सोल्यूशन, ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। और जब कोई हम विलय लेते हैं, कम मात्रा में किसी विलायक में घोलते हैं, जो कि एक बहुत पतला सोल्यूशन बनेगा जिसमें कि विलय की मात्रा कम होगी और जो विलायक है उसकी मात्रा अधिक होगी, उनमें ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, कम जो उनकी मात्राओं में ज्यादा डिफरेंस होगा, तो ऐसा सोल्यूशन जो बहुत पतला बनेगा वो कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है। अब हम किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी विलयन में अगर विलय का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विलय का परसेंटेज निकालना मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। अगर हमें विलय का कोई भी सोल्यूशन दिया जाए कि इसमें विलय का कितने परसेंट में है, तो विलय का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए और विलयन का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, और जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो वो 100 से ही निकालते हैं। अच्छा, अब इस लेसन में एक चीज ये है कि मिश्रण का पृथक्करण, यानी कि कई तरीके के मिश्रण के बारे में मैंने आपको बताया, मिश्रण और यौगिक क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो कोई भी मिश्रण बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए, मिश्रण यानी उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हैं, तो उनको अलग करने की बहुत सारी अलग अलग विधि भी होती हैं, जो कि प्रयोगशाला में भी और हम अपने दैनिक जीवन में भी अलग अलग विधियां यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहली विधि पढ़ा रहे हैं आपको, निलंबन। निलंबन विधि जो होती है, ये विषमांगी जो विलयन होता है, जो विषमांगी विलयन होता है, यानी कि आपने पढ़ा है समांगी विलयन, जिसमें कि उसमें जो उपस्थित तत्व हैं उनका हमको पता नहीं होता है कि हम जल में शक्कर घुलिए या नमक, लेकिन विषमांगी विलयन में ऐसा विलयन जिसमें घुले हुए सारे तत्वों के बारे में हमको पता होता है कि इसमें कौन कौन से अवयव घुले हैं। तो ऐसा विलयन, विषमांगी विलयन में ही ये निलंबन की विधि हम प्रयोग कर सकते हैं। निलंबन की विधि में जैसे कि पानी में हम बालू या मिट्टी घोल लें और उसको चलाने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे वो नीचे, बालू या मिट्टी के कण नीचे बैठ गए और ऊपर जो पानी है या कोई भी द्रव है, हम उसको धीमे से किसी दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं। तो ये जो पृथक्करण की विधि हुई, विषमांगी विलयन के पृथक्करण की विधि जो हुई, एक निलंबन हुई। कोई भी विषमांगी विलयन ही निलंबन विधि से जो है वो पृथक हो सकता है, समांगी विलयन नहीं, यानी जिसके अवयव नहीं दिखते हैं वो इससे नहीं पृथक हो सकता। दूसरी विधि है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण आप जानते हैं, यानी वाष्प बन जाना। इससे समांगी विलयन, इसमें जो है वो इसको हम पृथक करने की विधि, वाष्पीकरण, समांगी विलयन को पृथक करने की विधि हम वाष्पीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक विलयन है हमारे पास जिसमें नमक या शक्कर घुला है, उसको हम जब आंच पे चढ़ाते हैं, उसको जब गर्म करते हैं, फिर खौलाना शुरू करते हैं, तो धीमे धीमे वो जो पानी है सारा वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, और जो चीज या नमक है या शक्कर है या कोई भी उसके अलावा अगर कोई ठोस पदार्थ उसमें घुला है तो वो नीचे तली में रह जाता है और पानी यानी जल पूरा वाष्प बन के हट जाता है। तो ये जो विधि है वो कहलाती है वाष्पीकरण विधि। ठीक है, इससे हम समांगी विलयन को पृथक कर सकते हैं। फिर आया हम यहाँ पर ये क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये तीसरी विधि मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर हम पहले दूसरी विधि आपको बता रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके चल रहे हैं। तो पृथक्कारी फनेल, पृथक्कारी फनेल एक कीप की तरह संरचना होती है जो प्रयोगशाला में ये हम इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी विषमांगी विलयन ही अलग करा जाता है। अब आया पृथक्कारी फनेल। इसमें हम 2 लिक्विड्स, ऐसे द्रव जो आपस में नहीं मिलते हैं, उनको पृथक करने के लिए हम ये विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में ऐसा होता है, एक पृथक्कारी फनेल होता है जिसकी पिक्चर हम आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे। कि पृथक्कारी फनेल एक ऐसा इक्विपमेंट्स होता है जो ये प्रयोगशाला में इस्तेमाल करी जाती है ये विधि, और इसमें 2 लिक्विड, मान लीजिए तेल और पानी है, वो दोनों भर दिया जाता है और भर के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। धीमे धीमे वो दोनों द्रव आपस में तो मिलते नहीं है, तो जो भारी द्रव होता है जो है वो भारी है तो वो नीचे की ओर हो जाएगा, और जो हल्का द्रव है यानी वो ऊपर की ओर हो जाता है। और पृथक्कारी फनेल में नीचे एक टोटी तरीके की संरचना होती है जिसको खोलकर भारी जो द्रव है जो नीचे की ओर बैठा है उसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाले जो हल्का द्रव है उसको किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। ये विधि होती है पृथक्कारी फनेल, जो कि 2 द्रवों को जो आपस में नहीं मिलते हैं उनको पृथक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर आया निस्यंदन। निस्यंदन एक ऐसी विधि है जो एक ठोस और द्रव को
अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, जिसको हम छानन भी कहते हैं, इसको छानना। तो ये एक फिल्टर पेपर की सहायता से हम ठोस और द्रव को अलग कर सकते हैं, ये निस्यंदन विधि कहलाती है। उसके बाद फोर्थ विधि आई क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जिसको कि ये भी वाष्पीकरण के बाद की है। एक तरीके से अगर हम किसी पानी में शक्कर घोल लेते हैं और फिर हम उसका वाष्पीकरण करना स्टार्ट करते हैं, उसको चलाते रहते हैं थोड़ी देर, और थोड़ा जब तक वो लिक्विड रहेगा तब हम उस आंच जो है मतलब हम खोल लेते हैं, फिर आंच में पहले तो चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही वो जो सोल्यूशन है वो रहता है और हम आंच को बंद कर देते हैं। फिर तब भी उसको चलाते चलाते थोड़ी देर बाद जो उसमें द्रव होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और जो ठोस होता है वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी हलवाई के पास देखा होगा कि हम शक्कर में जो चाशनी में से बूरा निकालने की जो विधि, जो बूरा वगैरह होता है जिसको हम शक्कर का बुरादा बोलते हैं, वो क्रिस्टलीकरण वो एक उसी विधि से निकाला जाता है कि पानी को पहले हम एक ठोस को द्रव में घोलते हैं जो कि समांगी विलयन हुआ, फिर वाष्पीकरण विधि हम स्टार्ट करते हैं और जब पूरा पानी वाष्पीकरण हो जाता है, थोड़ा ही बचता है, तो उसके बाद हम उसकी आंच बंद करके उसको चलाते रहते हैं और फिर हमको ठोस द्रव के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रिस्टलीकरण विधि है। आसवन विधि। आसवन विधि वो होती है जब हम किसी समांगी विलयन को हम गर्म करना शुरू करते हैं और वो भाप के रूप में जाती है, और फिर आप डायग्राम में देखेंगे कि एक पतली फनल के रूप में उन्होंने उस भाप को एक छोटे बर्तन में जाके, वो जो पतली एक जो पाइप गई है वो जो भाप बन के जा रही है वो दूसरे बर्तन में भर रही है, थोड़ी देर बाद जाके वो पानी में बदल गई। आपने जब भी देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि अभी हम जब भी पानी या दूध या कुछ भी चढ़ाते हैं, अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो प्लेट की निचली परत पे भाप जब टकराती है जाके, तो वो वहां पर टकराती है और फिर से वो पानी का रूप ले लेती है। ये बिल्कुल यही विधि है आसवन विधि। लेकिन अगर हम प्रयोगशाला में करते हैं तो प्रयोगशाला विधि में पूरे ऑपरेटर्स लगा के करते हैं और जो भाप को एक पतली नली के माध्यम से एक दूसरे बीकर में इकट्ठा करते हैं और थोड़ी देर बाद वो भाप पानी के रूप में आ जाती है और हमें आसुत जल के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये जितनी भी विधियां हैं आपको इनके डायग्राम्स आपको बुक में मिलेंगे और जब भी पूछा जा सकता है तो किसी भी विधि के बारे में आपको डिटेल में सबके बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा है प्रयोगशाला विधियां सबकी, तो वो सारी विधियां आपको उसी तरीके से लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब लास्ट में हम बता रहे हैं आपको चुंबकीय विधि। चुंबकीय जो विधि होती है, ये आप समझ गए कि चुंबकीय अगर विधि से हम किसी भी चीज को अलग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जो लोहा के गुण, जो मेटल लोहे का गुण होगा, किसी ऐसा मिश्रण जिसमें कि कुछ लोहे के पार्टिकल्स या लोहे के कण इन्वॉल्व होंगे, उसी को ही हम, ऐसे ही मिश्रण को हम चुंबकीय विधि से अलग कर सकते हैं। अगर चुंबकीय विधि से बहुत बड़े बड़े भी चुंबक होते हैं जिनको बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो मेटल के पार्ट्स हैं उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और अलग अलग बहुत सारी छोटी और बड़ी मिश्रण ऐसी जगह जरूरत के हिसाब से चुंबकीय विधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि मेटल के कण होने चाहिए, तभी हम चुंबकीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं।